वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। आइए दोस्तों, भारतीय संविधान इकाई 8 हमने राष्ट्रपति देख लिया है, संसद देख लिया, लोकसभा, राज्यसभा। आज का जो वीडियो है हमारा इकाई 8 का अंतिम वीडियो होगा। आप किसी भी बुक से आप पढ़ेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये जो नोट्स हैं आपको एक काफ़ी ज़्यादा मेहनत और कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने के बाद मैंने तैयार किया है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। प्रधानमंत्री और राज्यपाल हमारा बचा हुआ है, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं। हम सिलेबस से हट करके और भी कुछ फालतू चीज़ें नहीं पढ़ने वाले हैं। तो शिक्षक भर्ती में जो आपका सिलेबस है इकाई 8 में, वो दिया हुआ है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, और उसके साथ साथ राज्यपाल हमारा बचा हुआ था। तो आज प्रधानमंत्री और राज्यपाल जी को अच्छे से पढ़ लेते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं भारत में प्रधानमंत्री का पद और उसका अहमियत कितना ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे तो कार्यपालिका की सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख की अगर बात करेंगे तो वह प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होगा वह प्रधानमंत्री बनेगा। क्लियर हो गया? हमने पहले इससे पुराने प्रीवियस वीडियो में भी इस चीज को क्लियर किया हुआ था। ठीक, अनुच्छेद 74 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 बोलता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और ठीक है, और उस बहुमत दल का नेता कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। क्लियर हो गया? अनुच्छेद 74 हो गया। अब अनुच्छेद 75 5 भाग में बटा हुआ है। अनुच्छेद 75 5 भाग में बटा है, जिसमें पहला भाग बोलता है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाएगा एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 75 का 1 क्या बोलता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्लियर? 75 1 हो गया। अब 75 2 देखते हैं। ठीक है, देखिए 75 2 कहाँ पे है? ये रहा 75 2। अब चूंकि राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति कर रहा है, तो ये बोलता है आर्टिकल 75 का 2 कि वो लोग प्रधानमंत्री और जो उनका मंत्रिपरिषद मंत्री हैं, ये लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। मतलब राष्ट्रपति जब चाहे तब इन्हें हटा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे ये सारे लोग। अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 2। 75 का 3 बोलता है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद जो होती है, जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर, यह मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, जबकि मंत्रिपरिषद में जो एक व्यक्ति होगा वो व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। मंत्री किसके प्रति होगा? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा, जबकि मंत्रियों से मिलकर बनेगा मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होगा? उत्तरदायी होगा। क्लियर हो गया? तो 75 का 3 हो गया, 75 का 2 हो गया, 75 का 1 हो गया। 75 का 4 बोलता है कि प्रधानमंत्री और उनके अन्य मंत्री पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेते हैं। ठीक है, तो इनको पद और गोपनीयता की शपथ भारत के महामहिम राष्ट्रपति दिलाते हैं अनुच्छेद 75 के 4 के तहत। क्लियर हुआ? 75 के 4 में क्या है? शपथ। 75 का 1 राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। 75 का 2 बोलता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये लोग कार्य करेंगे। 75 का 3 बोलता है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 75 का 4 बोलता है कि शपथ है, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति जी द्वारा दिलाई जाएगी। क्लियर हो गया? 75 का 4। अब 75 के 5 की बात करें तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है 75 का 5, संसद सदस्य होने की अनिवार्यता। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बन गया है जो अभी संसद का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के भीतर दोनों सदनों में से किसी का भी मेंबर चुन करके आना अनिवार्य है, अन्यथा उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या उसे हटा दिया जाएगा राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो ये अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 5 बोलता है। तो ये 75 में पूरी 5 चीजें समझ में आ गई। 75 के बाद मैंने यहाँ लिखा हुआ है 74, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो पूरा 74 हो गया, 75 हो गया। अब देखिए दोस्तों, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। हमने जब लोकसभा पढ़ा तो लोकसभा में हमने पढ़ा था कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने हेतु न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए, जबकि राज्यसभा में निर्वाचित किए जाने हेतु न्यूनतम 30 वर्ष होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल बनने हेतु 35 वर्ष।
प्रधानमंत्री बनने हेतु दोस्तों 25 वर्ष कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो वो महामहिम राष्ट्रपति जी को अपना त्याग पत्र देगा। मंत्री भी होंगे जो अपना त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति जी को देंगे। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 78 बोलता है प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। प्रधानमंत्री बीच में है राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के, ठीक है। मंत्री परिषद के सारे डिसीजंस को ही सलाह जो होता है वो राष्ट्रपति को देते हैं ये लोग मिलकर के, ठीक है। तो इनके बीच संवाद की मुख्य कड़ी कौन है, भारत के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का जो होता है प्राइम मिनिस्टर, इनका जो वेतन होता है दोस्तों ये एक संसद सदस्य के रूप में इनको दिया जाता है। प्रधानमंत्री के पद के तौर पे कोई इनको वेतन नहीं मिलता है। संसद का जो सदस्य चुन करके जाते हैं, लोकसभा मेंबर चुन करके जाते हैं, उनको उसी के तौर पे क्या मिलता है, वेतन मिलता है। अच्छा, कुल कितने मंत्री हो सकते हैं, तो प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि 15% से अधिक कुल मंत्रियों की संख्या जो है लोकसभा में नहीं हो सकती है। उसके बाद एक शब्द हम यूज करते हैं मंत्रिमंडल। तो पूरे भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द सिर्फ एक बार प्रयोग किया गया है, आर्टिकल 352, और आर्टिकल 352 आपका आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल हमने पढ़ा था 352, 356, 360, 352, 356, 360, ठीक है। क्या क्या था आपका, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, और राष्ट्रीय आपात, और एक था आपका 360 में क्या था, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इस प्रकार, और एक शब्द आता है दोस्तों किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री के मित्र, सदस्य और उनके परिवार के मेंबर भी हो सकते हैं। ये होता है आपका किचन कैबिनेट। इस प्रकार ये जो सारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे ये प्रधानमंत्री से संबंधित थे। क्लियर हो गया। अच्छा, प्रधानमंत्री जो होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है। हमने पढ़ा है नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। CSIR का पदेन अध्यक्ष भी कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल की ओर रुख करते हैं और राज्य के राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति तक जो था वो आपका भाग 5 के अंतर्गत आता है। भाग 6 आता है आपका राज्य की कार्यपालिका, ठीक है। भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल की हम बात करते हैं। भाग 5 में देश, भाग 6 में राज्य। भाग 5 में देश की बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहां पे आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आ जाएगा। भाग 6 की बात करेंगे तो राज्यपाल, ठीक है, और विधानसभा और विधान परिषद की हम बात करेंगे। चूंकि हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है वो सिर्फ राज्यपाल की शक्तियों और राज्यपाल की स्थिति का वर्णन करना, इसलिए हम सिर्फ राज्यपाल को ही आज पढ़ने जा रहे हैं। राज्यपाल भाग 6 के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। हमने इस कनाडा से हमने राज्यपाल का पद लिया हुआ है। कहाँ से लिया है, तो भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद हमने कनाडा से लिया है। अनुच्छेद 153 बोलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 क्या बोलता है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये व्यवस्था किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा व्यवस्था किया गया। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है दोस्तों ये महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, आर्टिकल 155 के अंतर्गत, ठीक है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है या पद त्याग सकता है। अनुच्छेद 156 का सब क्लॉज 1 पद धारण कर सकता है। अनुच्छेद 156 का सब क्लॉज 2 पद को त्याग सकता है या अपना इस्तीफा दे सकता है। क्लियर हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल को हटाने का कोई उल्लेख ऐसा नहीं किया गया है। राज्यपाल का वेतन इंपॉर्टेंट है, 3.5 लाख रुपए राज्यपाल का वेतन होता है। जब एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति जी जैसा निर्धारित करते हैं उसको वैसा ही वेतन दिया जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो तो उसे दोनों राज्यों के राज्यपाल का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा राष्ट्रपति जी निर्धारित करेंगे। अनुच्छेद 154 बोलता है दोस्तों राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155 पढ़ लिया हमने। 156 की बात करते हैं तो पदावधि के बारे में बात करते हैं, मतलब वह उसका टेन्योर कितना होगा, कितने साल तक वह राज्यपाल बन सकता है। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, राष्ट्रपति जी द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है।
157 की बात करें तो योग्यता, कौन कौन व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल बन सकता है। सबसे पहला कंडीशन तो ये है दोस्तों 157 में कि वह भारत का नागरिक हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, राज्य के विधानसभा का मेंबर चुने जाने योग्य वह हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये था राज्यपाल के बेसिक में सारी चीजें। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए कोई एक राज्यपाल है, तो राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा जो भी कोई कार्य किया जाता है उसके संबंध में कोई सिविल कार्यवाही नहीं हो सकती है, और अगर होगी तो राज्यपाल को 2 महीना पहले सूचित करना पड़ेगा। मतलब राज्यपाल ने कोई अगर ऐसा कृत्य किया है जो संविधान की दृष्टि से गलत है, तो जब तक वह राज्यपाल के पद पर है तब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। उसको गिरफ्तार करने के लिए पहले उसको राज्यपाल के पद से हटाना पड़ेगा, जो इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो इस संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 माह पहले क्या देना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा। उसी प्रकार जैसे हमको राष्ट्रपति हो गया, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। क्लियर। इसी प्रकार राज्यपाल की कुछ शक्तियां भी हैं दोस्तों। जैसे पहला है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका संबंधी शक्ति मतलब राज्य की जो समस्त कार्यपालिका काम है वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। राज्यपाल कार्यपालिका प्रमुख होगा, लेकिन मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होगा। देश के अंदर राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख तो होता है, लेकिन वास्तविक जो ताकत होती है वो भारत के प्रधानमंत्री में होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। राज्यपाल के उच्च अधिकारी जैसे मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी करेगा कौन, राज्यपाल। राज्यपाल एक इंपॉर्टेंट है कि यह लोक सेवा आयोग के मेंबर्स को नहीं हटा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, सलाह दे सकता है। ठीक है, और इसमें राज्यपाल जो होता है दोस्तों, ये ना एजेंट की तरह कार्य करता है। ठीक है, एजेंट की तरह इसलिए कार्य करता है कि यह राष्ट्रपति को सलाह देता है राज्य में, अगर राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो जाती है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। अगर कानून का जो व्यवस्था है राज्य में वो खत्म हो जाए, गुंडागर्दी बढ़ जाए बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ कानून बिल्कुल खत्म हो जाए, तो राज्यपाल जो होगा संबंधित राज्य का, वह महामहिम राष्ट्रपति जी से क्या करेगा, अनुरोध करेगा या उनसे बताएगा कि भाई यहाँ पे सब चीज सही नहीं चल रहा है। तो उस हिसाब से फिर वहां पे क्या है, राष्ट्रपति जी द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। ठीक है, और वहां के उप कुलपतियों की नियुक्ति भी करेगा। राज्यपाल जो होता है, राज्य के जो आपका विधान परिषद है उसका कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग मेंबर्स की नियुक्ति करता है। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 लोग की नियुक्ति करते हैं ना, राष्ट्रपति 12 लोग का मनोनयन करते हैं राज्यसभा में, विशेष क्षेत्र खेल, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र से जो संबंधित होते हैं। उसी प्रकार राज्यपाल विधान परिषद में एक विधान परिषद की कुल संख्या का 1/6 भाग सदस्यों की नियुक्ति करता है, जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये थी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित उनके पावर। विधायी की बात कर ले दोस्तों, तो राज्यपाल राष्ट्रपति जी को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 123 123 में। उसी प्रकार 213 213 में राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। यदि राज्य का जो सदन है वो सत्र में नहीं है तो क्या होगा, और राज्य के लिए कोई महत्वपूर्ण कानून की आवश्यकता है तो क्या कर सकते हैं कि राज्यपाल जी जो है अध्यादेश ला करके उस कानून को पारित कर सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद ऐसे अध्यादेश जो होंगे वो 6 सप्ताह के भीतर, 6 हफ्ते के भीतर इनको विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाएगी, अनुच्छेद 213 ये बोलता है। ठीक है, राज्यपाल जो होगा दोस्तों धन विधेयक को छोड़ करके, अच्छा राज्य की विधानसभा में धन विधेयक जब आएगा तो यह राज्यपाल की पूर्व अनुमति से आएगा धन विधेयक। ठीक है, राज्य का धन विधेयक, तो राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी विधेयक को पुनः विचार करने के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, क्योंकि जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही आता है ना। क्लियर हो गया।
तो ये सारी बातें थी राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों के अंतर्गत हम देख रहे थे। क्लियर हुआ? राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भी भेज सकता है या उसे अपने पास रख भी सकता है ना। तो ये सब राज्यपाल की विधायी शक्तियां हो गई। वित्तीय अधिकार की अगर हम बात करें तो वित्तीय अधिकार में विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की मांग को विधान मंडल के सम्मुख नहीं रख सकते हैं, है ना। ये सारी बातें आपकी हो गई राज्य के वित्तीय अधिकार के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका न्यायिक अधिकार। न्यायिक अधिकार में क्षमा दान की शक्ति होती है अनुच्छेद 161 के तहत। क्षमा दान, जैसे राष्ट्रपति जी को क्षमा दान की शक्ति है, ठीक है, आपका उसमें क्या क्या आता है, परिहार, प्राविलंबन, ठीक है, क्षमा, है ना, विराम। तो इस प्रकार से राज्य के राज्यपाल को भी शक्ति दिया गया है इन सब चीजों का। बस कंडीशन एक ये है दोस्तों कि देश में मृत्युदंड को क्षमादान में बदलने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जी के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। राज्यपाल के पास किसी भी दंड की क्षमा, प्राविलंबन, विराम, परिहार, ठीक है, निलंबन, लघुकरण ये कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल को अधिकार प्राप्त नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद एक और देख लेते हैं। राष्ट्र में दोस्तों है आपात शक्ति। अगर राज्य की अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो राज्यपाल आपात शक्ति का उपयोग भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार ये हमने सारी बातें पढ़ी दोस्तों राज्यपाल जी के बारे में, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने थॉरोली डिस्कस करने का प्रयास किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में। और हाँ, इसके बाद हम अब छत्तीसगढ़ के प्रमुख टॉपिक हो गए, जैसे आपके लोकगीत, लोक गाथा, ठीक है, वे प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख त्योहार कब होता है, कैसे मनाया जाता है, क्योंकि इन सब से भी आपका एक एक दो प्रश्न आपके दोनों के दोनों प्रश्न पत्र में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो अब हम धीरे धीरे उन टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ेंगे। भूगोल सॉल्व करेंगे, भूगोल के प्रमुख इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको दूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि समय समय पर डेली जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको मिलता जाए। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।